हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने एक प्रीवियस में एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आपकी टैक्स ऑडिट है, यानी कि फर्स्ट टाइम आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में ऑडिट करने के लिए जाने वाले हैं, तो उसमें आपको कौन कौन से ट्रांजेक्शन करके जाने हैं ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपसे कोई भी क्वेरी पूछता है तो उसके आंसर आप सही तरह से कर सकें। अब सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का या प्रोफेशनल्स का जिन्होंने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो के ऊपर बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। अब उसमें सर उन्होंने बोला था कि सर ये जो आपने थ्योरिकल कंसेप्ट के साथ में बताया है उसको आप प्रैक्टिकली करके बताइए कि सर ये जो ट्रांजैक्शन करने होते हैं ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो उसके लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आपसे हमने कमिटमेंट किया था कि सर डेफिनेटली हम ये वीडियो आपके लिए लेके आएंगे और ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने डिटेल्स में कवर किया था और आज हम उसी को प्रैक्टिकली रूप से कवर करने वाला है। अगर आपके सर और भी कुछ कमेंट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप करिए अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये जो एक अकाउंटेंट होता है, फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग अगर आप किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, चाहे वो आप सर्विस में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं या ट्रेडिंग में कर रहे हैं, ये जो ट्रांजैक्शन हम आज यहाँ पर बता रहे हैं ये सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते वक्त किए जाता है। दैट मीन्स कि सर हम पूरे ईयर अकाउंटिंग करते हैं। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं और एंड ऑफ द लिस्ट हम सितंबर या अगस्त सितंबर में हम उनकी बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, क्योंकि सर उनकी टैक्स ऑडिट होती है तो उनकी जो टैक्स ऑडिट की जो डेट होती है वो 30 सितंबर तक होती है और इनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके इनकम टैक्स रिटर्न आपके 31 अक्टूबर तक फाइल होते हैं। अब आपको फर्स्ट टाइम ऑडिट है दोस्तों, प्रैक्टिकली आपको क्या क्या करना होता है वो हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला सर यहां पर होता है सर ओपनिंग बैलेंस मैच। मतलब क्या है सर? मतलब सर सिंपल सा ये होता है कि अगर आपने प्रीवियस की कोई ऑडिट फाइनल करवाई होगी, प्रीवियस की ऑडिट यानी कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट करवाई होगी आपने और उसका डेटा आपने दिया होगा सर जून 2022 में या जुलाई 2022 में, और जुलाई 2022 में देने के बाद वो बैलेंस शीट फाइनल हुई सर सितंबर में और बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद में सितंबर में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर आपका जो ऑडिटेड बैलेंस शीट थी वो आपको दी। अब इसके बीच के जो ट्रांजैक्शन थे वो तो आपके बुक्स में नहीं आए। आप तो आपकी कौन सी बुक्स कंटिन्यू कर रहे हैं जो आपके पास में अवेलेबल थी, लेकिन जो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो बैलेंस शीट भेजी थी, जो डेटा आपने भेजा था उसमें उन्होंने कुछ करेक्शन किया। तो प्रीवियस ईयर 21-22 की जो 31st डेट को जो आपकी बुक्स के अंदर अभी जो बैलेंस शीट है वो और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने न्यू जो बैलेंस शीट उनके वहां पे एडजस्टमेंट करके बनाई है सर उसमें अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस होता है। आपका जो प्रॉफिट अभी जो होता है वो और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो प्रॉफिट फाइनल किया होता है सर उसमें डिफरेंस होता है। तो हमें क्या करना है तो सर उनके डिफरेंसेस को फाइंड करना है और उनके डिफरेंसेस को फाइंड करने के बाद हमारे जो ओपनिंग बैलेंसेस है एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट्स के हिसाब से हमको सबसे पहले हमारे ओपनिंग बैलेंस मैच करने होता है। अगर ये ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं करोगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में चले जाओगे, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा कि सर पहले से आपकी ये ओपनिंग बैलेंसेस मैच है या नहीं, हम बोलेंगे सर हमको तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करके जाना है सर ओपनिंग बैलेंस मैच। अब सर ये कैसे करते हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं जाना है, सबसे पहले आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आपको यहां पर देखना है कि सर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आपकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो ऑडिट डेटा है उसके हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब आप यहां पे जाएंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक उनका आपका सेम होगा। इसके बाद आप परचेज देखेंगे, सर जो भी परचेज होगा उनके बुक्स के हिसाब से आपकी बुक्स वो देखेंगे। सर सेल्स अकाउंट आप चेक कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में ही सर अधिकतर एडजस्टमेंट होते हैं। अगर आपका प्रॉफिट रिड्यूस या अप करना है तो उसमें आपके क्लोजिंग स्टॉक ही मैटर करता है, मेन जो होता है वो यही होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में काम कर रहे हैं तो सर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका प्रॉफिट रिड्यूस करके अप करने का काम करता है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट चेक कर लीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट उनकी टैली और आपकी टैली दोनों को आप एक कंपैरिजन के अंदर आप करिए और उनकी टैली के हिसाब से आपकी टैली के जो बैलेंस है वो मैच करिए।
इसके बाद सर उन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर उनकी ऑडिट फीस जरूर डाली होगी, क्योंकि सर आपने तो ऑडिट फीस का एक्सपेंसेस प्रोविजंस बना के उनको नहीं दिया, तो उन्होंने ऑडिट फीस का प्रोविजन सर जरूर बनाया होगा। तो आप ऑडिट फीस का प्रोविजंस आप अपनी बुक्स के अंदर बना लीजिए, यानी कि उन्होंने जैसे जैसे एंट्री की है वैसे वैसे एंट्री आप अपनी बुक्स में कीजिएगा। तो ये सर आपका ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट आपका सर उनसे क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको जाना है सर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स ओपन करना है। कैपिटल अकाउंट्स आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ के बैलेंसेस आपको चेक करने हैं, इसी स्टेप बाय स्टेप आपको मूव करना है। ऐसा नहीं है कि सर आप कहीं से भी बैलेंस उठा के देख रहे हो, क्योंकि सर अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो सर आपको जल्दी आप डिफरेंस फाइंड कर पाओगे, अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं चलोगे तो सर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। ओके, तो आपको क्या करना है सर, ये जो भी आपने किए हुए हैं ये सब आपको करना है। इसके बाद लोन्स एंड लाइबिलिटीज में आपको देख लेना है कि सर बैलेंस मैच है यानी। करंट लाइबिलिटीज में यहाँ पर आपका अगर प्रोविजंस एंट्री करेंगे तो उसकी जो ऑडिट फीस पेबल है उसका अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आपकी बुक्स में नहीं है। सिंडिकेटर्स में अगर वो कोई बैलेंसेस को सर राइट ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके चेंजेस हो जाएंगे। और आपके यहाँ पर अगर सस्पेंस है, फिक्स एसेट में अगर आपने से डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं की हुई है, आपने अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं की हुई है तो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर आपके बैलेंसेस चेंज होंगे, तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। ओके, वो हम कैसे करेंगे अभी हम प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर देख रहे हैं। इसके बाद सर आपको इन्वेस्टमेंट की अगर कोई एंट्री हो तो वो करना, और करंट एसेट्स में अगर आपके ये जो बैलेंसेज है ये बैलेंसेज सर आप प्रॉपर तरीके से मैच करना। ओके, तो ये था सर आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट मैच करना। सबसे पहला जो हमारा काम था वो था सर ओपनिंग बैलेंस शीट मैच करना। दूसरा काम आता है सर बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन। बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन करने की जरूरत क्यों होती है सर? इसलिए जरूरत होती है कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेमेंट कर दिया, लेकिन सामने वाली पार्टी ने सर अभी तक उन्होंने अपनी बैंक में से चेक डिपॉजिट नहीं किया है, तो आपके अकाउंट से विड्रॉल, बैंक अकाउंट से विड्रॉल नहीं हुआ, लेकिन आपने आपकी बुक्स के अंदर उसको विड्रॉल कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो एज पर बैंक स्टेटमेंट और एज पर टेली स्टेटमेंट दोनों के बीच में से डिफरेंसेस आएंगे। तो आपको क्या करना है सर, दोनों को प्रॉपर तरीके से मैच करना। दूसरी एक बात सर ये रहती है कि अगर आपने कोई भी पेमेंट किया हुआ है किसी भी पार्टी को, अगर उसका ड्यूरेशन 90 डेज से ऊपर हो चुका है, दैट मीन्स कि सर अगर आपने पेमेंट किया था सर 20 दिसंबर को आपने पेमेंट किया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सर, आपके इन रिकंसिलिएशन के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है, वो अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ है, और आपने आपकी बुक्स के अंदर पेमेंट करके दिखाया हुआ है कि सर आपने उसको पेमेंट किया हुआ या कोई एक्सपेंसेस वो किया हुआ है, लेकिन सर एक्चुअल में आपने बुक्स में तो एंट्री की है, आपकी बुक्स में तो एंट्री की है, लेकिन बैंक में अभी तक वो पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको क्या करना है सर, आपका बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन करना। बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपको जाना है सर आपके बैंक स्टेटमेंट पे जाना है। जैसे हमारा ये स्टेटमेंट है, ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये बैंक है, ओके, तो ये वाला बैंक स्टेटमेंट ही है। आपको यहाँ पर क्या करना है सर, F5 प्रेस करना है। जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे सर, आपकी ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ गया। अब सर आपको यहाँ पर एक्चुअली हमारे ये जो लेजर्स है वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बैंक में जो एंट्री दिखती है वही एंट्री हम टेली में करते हैं, इसलिए हम उसको रिकंसाइल नहीं करते हम। लेकिन आप नॉर्मली जो अकाउंटिंग होती है वो कैसे होती है सर, पार्टी ने हमको बोला, बॉस ने, कि इसको पेमेंट हमने चेक दे दिया, हम बैंक स्टेटमेंट को देख के एंट्री नहीं करते, हम सर जो चेक देते हैं, चेक आता है उससे एंट्री करता। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना होता है सर, आपको प्रॉपर आपका बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल करना है, और आपको ऐसा चेक जो आपने 90 डेज के ऊपर अगर आपका कोई चेक का पेमेंट हो गया तो पेमेंट नहीं हुआ है और टाइम अगर ऊपर हो गया है तो इस एंट्री को आपको क्या कर देना है सर, डिलीट कर लेना। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट था सर आपका कि आपको क्या करना है सर, बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन करना। दूसरा आता है सर कैश इन हैंड नेगेटिव बैलेंस। कैश इन हैंड का नेगेटिव बैलेंस अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ये सर ये कैश अकाउंट है, ओके, तो सर अगर आपको इस तरह से अगर आप कैश अकाउंट देखोगे तो यहाँ पर तो सर क्या हो रहा है कि आपके एक बैलेंसेस जो होते हैं वो बैलेंसेस आपके यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन अगर डे वाइज उसको चेक करें, क्योंकि सर ऑडिट के लिए बैलेंस शीट जाने वाली है, तो वहां के जो आर्टिकल्स होते हैं सर वो तो प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं क्योंकि उनको तो आइडिया है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है, तो सर आप यहाँ पे देख लीजिए आपको कैसे करना है। इसलिए इसको क्या करना है सर, आपको डे वाइज देखना है। तो डे वाइज करने के लिए आप यहाँ पर L टैप 2 करके आप पूरे ईयर का कर लीजिए,
और पूरे ईयर का करने के बाद में आपको यहाँ पर F12 की प्रेस करना है और F12 के बाद में आपको यहाँ पर ये जो रनिंग रेंट है, क्या सॉरी रनिंग बैलेंसेज है, ये लिखा हुआ शो रनिंग बैलेंसेस, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे सर आपके ये जो बैलेंसेस है ये बैलेंसेस डे वाइज बैलेंसेस आ गए। क्या आ गए सर? डे वाइज बैलेंसेस आ गए। अब सर एक काम करते हैं, हम कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 12,23,000 का बैलेंस है, ठीक है। हम उसको डे वाइज बैलेंस करते हैं। आपको कैसे दिखेगा ये आप देखिएगा। सर यहाँ पर जैसे हमारा 11,92,000 का बैलेंस है, हम कोई एक कैश में पेमेंट कर देते हैं, XYZ, ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे हम किसी को भी पेमेंट करते हैं, पेमेंट सस्पेंस अकाउंट करते हैं, तो हमको सर याद रहेगा 11,51,000, ठीक है, टू कैश अकाउंट। देखिए अब आपने सर ये एंट्री पास की, ये एंट्री पास की। अब देखो ये जो बैलेंसेस हैं आपकी, ये बैलेंसेस यहाँ पर माइनस में जा रहे हैं। यहाँ तक सर प्लस है, यहाँ तक माइनस में जा रहा है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको यहाँ पर Alt F2 में जाओगे और यहाँ पर यस ऑप्शन प्रेस करोगे तो सर ये बैलेंसेस आपको यहाँ पे माइनस में आ रहे हैं। ओके, तो आपने क्या किया सर? सस्पेंस की एंट्री पास की और फॉर एग्जाम्पल वही एंट्री सस्पेंस की हम यहाँ पे रिसिप्ट कर देते हैं। देख लीजिएगा, सस्पेंस की हम यहाँ पर रिसिप्ट कर लेते हैं, कितना से 11,51,000। ओके, ये हमारी कैश की एंट्री। अब सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब बैलेंसेस आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, सभी बैलेंसेस आपको यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहे हैं। आपको कहीं पर भी यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि सर आपका कैश कभी भी नेगेटिव में गया था? नहीं गया था। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखोगे, डे वाइज अगर आप रनिंग बैलेंसेस चेक करोगे तो सर आपको क्लियर होगा कि आपका ये जो बैलेंसेस है वो नेगेटिव में गया है। अब आप यहाँ पर हमने उसको यस प्रेस कर दिया, उसको आप ड्रॉप डाउन कीजिए। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे सर तो देखिएगा जो बैलेंसेस है वो बैलेंसेस आपको यहाँ पे माइनस में नजर आएंगे। ओके, जैसे कि हम इसे ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, ये पूरे ईयर्स का सर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो बैलेंसेस है ये बैलेंसेस आपके कहाँ पे आ रहे हैं सर? ये नेगेटिव में आ रहा है। तो जब आपके बैलेंसेस नेगेटिव में आते हैं, कभी देखो सर हमने क्या होता है बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, पार्टी को पेमेंट कर लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है सर? कोई ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो आपको कैश में आपने किया, तो वो एक्सपेंसेस आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने का मतलब सर सिंपल ये है कि इससे आपको ये भी पता करना है कि सर आपका प्रॉफिट तो इतना तो रिड्यूस नहीं हो रहा है कि आपको ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़े। या फिर ये हम कर सकते हैं सर कि अनसिक्योर्ड लोन अब हम किसी पे पार्टी से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 लाख रुपीस नेगेटिव में आ रहा है तो 10 पार्टी के आप लेजर्स बना लीजिए, उनसे 20,000 रुपीस आप कैश में रिसीव कर लीजिए अनसिक्योर्ड लोन में। और लास्ट में अगर आपका बैलेंसेस अगर बचता है, लास्ट में अगर आपका कोई बैलेंसेस बचता है तो उसको वापस से उसको उस टाइम पे पेमेंट कर लीजिए जब आपका बैलेंस उस टाइम के अंदर पॉजिटिव है। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं सर, ये जो एंट्री है उस एंट्री को हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से डिलीट कर देंगे और जो पेमेंट की एंट्री थी सर वो भी एंट्री, क्योंकि ये सर एक्चुअल में डेटा है, एक्चुअल में क्लाइंट्स का डेटा है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे ये जो पेमेंट किया था उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है सर, ये जो मेन है आपका जो केस बैलेंस है वो कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, तो आपको सर ये करना। इसके बाद आता है सर क्रेडिटर बैलेंस मैच, यानी कि सर जो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, अगर आपके सन्ड्री डेटर्स हैं वो आपके बैलेंस के हिसाब से मैच करेंगे, क्योंकि सर उन्होंने आपसे गुड्स परचेस किया हुआ, तो आप उनको जो इनवॉइसेस दे रहे हैं, आप जो डेटा मेंटेन करने के दे रहे हैं, वो उनके जो बैलेंसेस है वो आपके बैलेंसेस के हिसाब से मैच करेंगे। तो आपको किसके हिसाब से करना है सर? आपको जो सामने वाली पार्टी है जिनसे आपने गुड्स परचेस किया उनके हिसाब से मैच करना। तो उसके लिए आपको उनके स्टेटमेंट मंगवाना है। स्टेटमेंट मंगवाने के लिए आपको क्या करना है सर? सिंपल डिस्प्ले अकाउंट बुक और सन्ड्री क्रेडिटर्स, अकाउंट बुक ग्रुप, और आपको यहां पर रखना है सर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये जितने भी पार्टीज है उन सभी पार्टीज के आपको क्या करना है सर? बैलेंसेस मैच कर लेना। जैसे हमारी ये डीपी वायर्स है, उनका जो बैलेंस है वो क्रेडिट में, बाकी के बैलेंस है सबके सर पॉजिटिव में, पॉजिटिव बैलेंसेस है, तो आपको ये सर यहाँ पे क्लियर कर देना है। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। दूसरा आता है सर विड्रॉल कैपिटल।
सर जो भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, हम ये मान के चलते हैं कि सर ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। अब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है सर कि उस पर्सन का इनकम ऑफ सोर्सेज सिर्फ वो बिजनेस ही है, तो उसका घर कैसे चलाएगा? सर ये तो बिजनेस एक्सपेंसेस हो गए, उसके घर के भी तो कुछ खर्चे होंगे, तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होता है सर, विड्रॉल की एंट्री कास्ट करनी होती है। हमने जैसे की हुई है, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। ये जैसे उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस, यहाँ पर हमने एक एंट्री इस तरह से एक पास कर ली कैश में कि पर्सनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, हर मंथली जो भी कुछ भी अमाउंट्स पे करता होगा, लेकिन एक ऐसी एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी कि सर हमने पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे पे कर दिए। तो इस तरह से सर आपको क्या करना है, पर्सनल एक्सपेंसेस के अकाउंट्स की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। इसके बाद आता है सर GSTR1 एंड GSTR2 मैच विद डेटा। इसके पहले हम एक और बात कर लेते हैं सर, ये है कि आपके यहाँ पर जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि एक इंडिविजुअल पर्सन, नॉर्मली एक बिजनेस अलग होता है, पर्सन अलग होता है। अगर इंडिविजुअल पर्सन यानी कि प्रोप्राइटर अगर करंट अकाउंट से कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस करता है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया सर, होम लोन लिया हुआ। अब होम लोन से किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया? उन्होंने एक घर लिया, घर को खरीदने के लिए उन्होंने होम लोन लिया हुआ। तो होम लोन की जो भी प्रोसेसिंग फीस है, होम लोन की प्रोसेसिंग फीस है, क्योंकि हम लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस लगती है, तो वो प्रोसेसिंग फीस नॉर्मली सर अकाउंटेंट क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल देते हैं। लेकिन सर बिजनेस आपको इसको अलाउ क्यों करेगा, इस एक्सपेंसेस को बिजनेस क्यों अलाउ करेगा? क्योंकि बिजनेस तो थोड़ी लिया होम लोन। तो ये जो एंट्री है, ये एंट्री हमने कहां पे ट्रांसफर की सर, इसको हमने एक्सिस बैंक होम लोन अकाउंट इनपुट GST टू एक्सिस बैंक होम लोन। तो इसकी एंट्री हमने कहा की सर, इसकी एंट्री हमने की कैपिटल अकाउंट्स में। इसका IGST सर आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस के रिलेटेड सी था, मतलब बिजनेस का ऑपरेटिव था, इसलिए आपको इसका ITC मिल गया। ठीक है, तो आपको सर इस तरह से जैसे इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये भी हम अभी कवर करेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? आई होप्स कि आपको इजी तरीके से इसको समझ में आ रहा है। वीडियो के सर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मैं यहां पर बताऊंगा जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो सर डेफिनेटली आपकी फर्स्ट ऑडिट या फिर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आप ऑडिट करने के लिए जाओगे तो आपके लिए ईजी होगा। चलिए अब सर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है सर GSTR1 एंड GSTR2 मैच विथ डेटा। अब क्या करते हैं सर, आप गुड्स सेल्स करते हैं। अब गुड्स जो सेल्स किया उसके हिसाब से आप GSTR1 फाइल करते हैं। GSTR1 जो होता है हमारा सेल्स का रिटर्न होता है, और GSTR2 जो होता है वो हमारा परचेज का रिटर्न होता है। तो GSTR1 के अंदर हम आउटपुट टैक्स की डिटेल देते हैं, और GSTR2 के अंदर हमारे इनपुट टैक्स की डिटेल आती है। तो ये सर आपको आपके जो भी GST पोर्टल है, उस GST पोर्टल के हिसाब से आपको मैच करना है, उनके पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल को ओपन करने के बाद में आपको वहां पर जो भी सेल्स की डिटेल्स दिखती है उसको आपको यहाँ पर आपके टैली के हिसाब से मैच करना है। तो हम यहाँ पर आपको एक और ओवरव्यू दे देते हैं कि जैसे हमारा ये हम गूगल ओपन करते हैं, और गूगल ओपन करने में के बाद में आपको यहाँ पर जैसे हम GST पे जाता है, जैसे आप GST यानी कि सर ये अगर आपका काम नहीं है, आपके सीनियर अकाउंटेंट कर रहे हैं या कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि आप भी कभी न कभी तो इस चीज़ को करोगे। तो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि क्लाइंट का GSTR1 GSTR2 आप कैसे मैच करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी यही डेटा है सर, कंपनी अलग है लेकिन ये हम करते हैं, मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ सर आपको कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका पोर्टल आता है सर, आपको प्रीवियस ईयर के जो भी रिटर्न देखना है, आप रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे, वहां से आप अपने प्रीवियस के जो भी रिटर्न हैं या इस मंथ के जो रिटर्न फाइल करने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर हमको करना है सर फिनेंशियल ईयर 22-23, और कोई भी आप मंथ देख लीजिएगा जिस मंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप सर्च करोगे सर यहाँ पर आपका GSTR1 है और ये आपका GSTR2 भी है। तो GSTR1 के अंदर अगर आप जाओगे, जो भी आपने डिटेल्स प्रोवाइड की थी GSTR1 रिटर्न फाइल करते समय, वो आपको यहाँ पे शो होगा सर, ये आपकी पार्टी है। यहाँ पर अगर आप व्यू समरी में जाओगे तो सर आपने यहाँ पर 9 इनवॉइसेस किए, 9 इनवॉइसेस की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल गई है। ए खंबाती, MP ऑटोराइज, अनारिया, राजेंद्र, गोपाल ट्रेडर, साइट एड्रेस, तो इनकी ये डिटेल्स है। ये टोटल आपका अमाउंट आ गया सर, इस मंथ में आपका इतना सेल्स आपने दिखाया हुआ है। बस ये इस तरीके से आपको क्या करना है सर, मैच करना है। तो हम ये वाला जो प्रोपोर्शन है ये हम मैच कर लेंगे। दूसरा सर अगर आप GSTR2 की अगर हम बात करते हैं, ये सर हमारा GSTR2 है, तो GSTR2 की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे मैच करना है। GSTR2
रिकंसिलिएशन करते हैं सर, उसका वीडियो हमारे KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, आप वहां से इजी तरीके से देख सकते हैं कि GSTR 2B को टेली डेटा के हिसाब से आपको कैसे मैच करना है। और सर इसकी और प्रैक्टिकल डिटेल्स एक क्लास हुई थी जो भी मैंने उस हमारे KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट सर, वो हमारा टैक्सेशन का यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, तो आप उस चैनल पर जा सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहां से आप क्लिक करके आप उस चैनल पर जाइए और वहां पर जो भी हमने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उसमें आप प्ले लिस्ट में जाइए। GST के वीडियो GST में, इनकम टैक्स के इनकम टैक्स में, अकाउंट्स के अकाउंट की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ताकि यहाँ सर आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये सर क्वेश्चन हमने यहां पे कर दिया। अब सर हम आगे बढ़ते हैं, TDS डिडक्ट एंट्री। अब सर TDS डिडक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है कि आपको सर ये चेक करना है कि एक तो आपके ऊपर TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी है या नहीं, यानी कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हैं, 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है, तो सर आपके ऊपर TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटीज आती है। इसके बाद आपको क्या करना है सर, सामने वाले पर्सन के लिए लायबिलिटी है या नहीं है, तो वो सर आप TDS का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर TDS का नॉलेज नहीं है, यानी आप सर इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, टैक्स कंसल्टेंट फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, अकाउंट मैनेजर की पोस्ट पे आप जाना चाहते हो, या खुद का आप कोचिंग इंस्टीट्यूट इस फील्ड में ओपन करना चाहते हो, या फिर आप खुद का यूट्यूब चैनल अगर आप इसी चैनल फील्ड में ओपन करना चाहते हो, तो सर आपके लिए हम लाए हैं टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स। तो वो कोर्स आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। चाहे आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं सर, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और हम इजी तरीके से, जिस तरह से आपको अभी पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हम लाइव क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आता है सर TDS की हम बात कर रहे थे। तो TDS में क्या होता है सर, TDS आपको डिडक्ट करना होता है। डिडक्ट करने के बाद सर नेक्स्ट 7 मंथ को आपको पेमेंट करना होता है। तो वो पेमेंट आपने किया है कि नहीं किया है सर, उसके रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया, ये आपको चेक कर लेना। इसके बाद आता है सर लोन स्टेटमेंट बैलेंस मैच। सर आपकी जो लोन स्टेटमेंट होता है, लोन स्टेटमेंट के अंदर हम एंट्री कैसे करते हैं वो हम आपको ये बता देते हैं। जैसे आपको लोन कहाँ पे मिलेगा सर, आपको लोन से लाइबिलिटीज में या हमारे सिक्योर्ड लोन में सर आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक ये लोन है, ठीक है, ये लोन है। अब नॉर्मली सर एंट्री कैसे पास करते हैं, ये हमने बैंक स्टेटमेंट को देख के एंट्री पास की थी कि सर 31,917 एक्सिस बैंक से हमने पेमेंट किया था सर IDFC फर्स्ट बैंक लोन अकाउंट टू एक्सिस बैंक OD अकाउंट, क्योंकि उस समय सर हमको ये नहीं मालूम था कि इस लोन के अंदर कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल है, ये हमको सर पता नहीं था, इसलिए हमने एक एंट्री पास की। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है सर, इस तरह से आपके एक लोन स्टेटमेंट होते हैं, वो लोन स्टेटमेंट हम यहाँ पे सर देख के बता देते हैं आपको कि वो लोन स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। अब जैसे सर उनकी यहाँ पे ये वाला अमाउंट, ये वाला ही अमाउंट है, अब देख लीजिए उसको आराम से। देखिए सर ये से है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल 2022 ये वाली एंट्री है सर 31,917 का। अब इसमें क्या होता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ऐड होता है। तो हमें क्या करना है था सर, जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना उसको हमें कहाँ ले जाना होता है सर, PNL में ले जाना होता है। अगर बिजनेस का लोन है तो PNL में, होम लोन है तो कैपिटल में। ओके, तो इसकी एंट्री हमने कैसे पास की है वो हम बताते हैं। ये आपको ये वाली सर एंट्री है, देखिए इसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है सर 6372, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है सर 25545 और ये 6372। तो आपने क्या किया सर, टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट आपने लोन अकाउंट्स के अंदर ही डेबिट कर दिया। तो लोन अकाउंट आपके 6175 से डिक्रीज हो गया, लेकिन एक्चुअल में सर 6175 तो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट था। इसलिए हम क्या करते हैं सर, एक और ऐसी एंट्री पास करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अकाउंट डेबिट टू IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट वापस क्रेडिट करते हैं। तो वापस क्रेडिट करने से क्या होता है सर, बैलेंस आपका वापस इंक्रीज हो जाएगा, इतना अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है उसको हमने कहां पे किया हुआ है सर, फाइनेंस एक्सपेंसेस में, और ये फाइनेंस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर है जो आपके PNL के अंदर जाते हैं। ओके, तो यहां तक सर क्लियर हो रहा है आपको। ये तो इस तरह से सर आपको प्रॉपर एंट्री एवरी मंथ की करनी है, सब के अंदर हमने की हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर ये सब आपने यहाँ पे किया हुआ है। ये जैसे हमारा LIC फाइनेंस का है तो ये भी हमने किया हुआ है सर, ये हमने यहाँ पे इस तरह से एंट्री की हुई है। तो ये सभी लोन्स के अकाउंट्स के लोन स्टेटमेंट आपको मंगवाना है और लोन स्टेटमेंट के हिसाब से आपको एंट्री पास करनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका है सर आउटपुट टैक्स सेट ऑफ अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट।
अब क्या करते हैं सर, आप गुड सेल्स करते हैं, तो जो गुड सेल्स करते हैं उस समय आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हैं, और जब आप परचेस करते हैं उस समय हम आपको इनपुट टैक्स पे करते हैं। तो सर आपको क्या करना होता है, जो भी आपने पार्टी से टैक्स कलेक्ट किया हुआ है वो पेमेंट आपके पास में नहीं रखना है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। गवर्नमेंट हमको यही बोलती है कि सर पार्टी से आप कलेक्ट कीजिए और हमको आप पे कीजिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं सर, हम इसी गुड्स को परचेस करने के लिए जो टैक्स पे किया था सर उसको हम माइनस कर दें क्या? गवर्नमेंट बोलेगी हाँ सर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो और जो बचा है उसको आप पेमेंट कर दो। तो उसके लिए आपको सर एक सेट ऑफ एंट्री एवरी मंथ आपको पास करनी होती है। वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। आपको यहाँ पर जाना है करंट लायबिलिटीज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पर सर आपको यहाँ पे ये एंट्री पास करनी है। इस तरह से हमने ये एंट्री पास की थी सर। देखिए ये सर हमारा आउटपुट था, हर मंथ हमने ये सेल्स किया हुआ है, इस तरह से ये भी हमने इस मंथ सेल्स किया हुआ है। अब सर हम जो जीएसटीआर 3B है ना वो क्वार्टरली फाइल करते हैं। जीएसटीआर 3B क्या करते हैं सर, हम क्वार्टरली फाइल करते हैं, क्योंकि हमारा टर्नओवर सर 5 करोड़ से नीचे है। हम IFF QRMP स्कीम्स के थ्रू रिटर्न फाइल करते हैं। अब सर ये क्या है, ये सब हम हमारी लाइव क्लासेस के अंदर बताते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके चलिए, तो सर आपको एक ऐसी एंट्री पास करनी होती है, जो भी आउटपुट आपने किया होगा, जब भी हम सेल्स करते हैं तो आउटपुट्स को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा, इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आउटपुट टैक्स CGST। अब ये सर ये फिगर कहां से आता है, ये फिगर हम कहीं से भी ऐसे ही लिख ले क्या? नहीं सर, ये फिगर कहां से आता है वो हम आपको बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है सर, आपका ये GSTR 1 है, फॉर एग्जांपल 22-23 फाइनेंशियल ईयर, कोई भी एक ईयर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सर आपका ये GSTR 3B है, ये आपने GSTR 3B के अंदर आप टैक्स का पेमेंट करते हो। तो जहां पर आपका सेट ऑफ होता है, जहां पे आपका सेट ऑफ होता है, पेमेंट का सेट ऑफ कहाँ होता है सर, पेमेंट ऑफ टैक्स में, ये सेट ऑफ आपका यहाँ पे होता है। तो ये जो पेमेंट का सेट ऑफ करते हैं ना, ये वाला, ये जो पेमेंट सेट ऑफ होता है सर आपका, ये हम यहाँ पर करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। लास्ट में हम आते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ लास्ट क्वार्टर में आपको इसी तरह से दिख जाएगा, यही था लास्ट क्वार्टर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ सर हमारा आउटपुट CGST 6% कितना है, 140,116, यही फिगर है सर। एंड आपका आउटपुट CGST एट द रेट 9%, आउटपुट CGST एट द रेट 9%, 260,122, ये कौन से अच्छा, ये जो सॉरी ये जो पार्टी है वो पार्टी, और ये जो अकाउंट्स ओपन किया वो पार्टी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये बैलेंसेस आपके ऐसे आ रहा है। मतलब अल्टीमेटली सर आपको यहाँ करना, मतलब ये है कि ये जो IGST CGST और SGST ये आपका आउटपुट टैक्स है, तो ये आउटपुट टैक्स आपका यहाँ पर इस तरह से डेबिट होगा, और ये जो इनपुट आपने सेट किया हुआ CGST SGST CGST और SGST, इस तरह से आपको अमाउंट यहाँ पर इनपुट के साथ में सेट ऑफ करना है, और जो पेमेंट बचता है सर वो क्या हो जाएगा आपका GST पेबल, वो क्या हो जाएगा सर आपका GST पेबल। ओके, तो यहाँ पर सर इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो आउटपुट टैक्स सेट ऑफ अगेंस्ट इनपुट टैक्स सेट ऑफ। एक और दूसरा काम आपको यहाँ पे करना है कि सर 26 AS के हिसाब से, 26 AS या AIS रिपोर्ट के हिसाब से सर आपको आपके टेली के डेटा मैच करना है। अब वो सर कैसे है वो भी हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, अगर आप उसको देख सकते हैं कि ये जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये 26 AS है, उसी क्लाइंट का 26 AS है, तो 26 AS के अंदर आपको जो डिटेल्स दे रखी होती है वो डिटेल्स सर आपकी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी आपको करना होता है। तो ये हम कैसे करते हैं ये भी हम देखते हैं। सर ये आपका आउटपुट ये टैक्स है, देखिए जैसे कि ट्रेसेस से है, ये आपका सर पे नंबर है 22 फाइनेंशियल ईयर। अब सर क्या हुआ है, ये उन्होंने क्या किया सर, टैक्स कलेक्ट किया हुआ है, TDS मतलब GST पे टैक्स कलेक्ट किया हुआ है। तो DP वायर्स लिमिटेड, ये हम TCS में जाएंगे सर, TCS में जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा सर TCS है, करंट एसेट्स में TCS पेड। तो उस समय सर हम यहाँ पे ये पूरी पार्टीज है, उस पार्टी के हिसाब से आपका पूरा 14,650 पर 62 का TDS है, वो आप यहाँ पे देखेंगे 6716 5720 एंड 223462, ये आपका सर पूरा TDS है। तो ये पूरा TCS ये आपके यहाँ पर सर मैच करता है। तो हम इस तरह से आपको क्या करना है सर, मैच करना है। दूसरा सर एक और आपके यहाँ पर इस बार तो उन्होंने सेल्स AIS रिपोर्ट के अंदर दे रखा है, तो पूरा जब आपका सेल्स है जो वो AIS रिपोर्ट के अंदर आता है, आपकी किस पार्टी से आपने कितना परचेस किया है वो आपको AIS में दिखता है,
कितना सेल्स किया है, कितना परचेज किया है, वो सब कुछ आपको AIS रिपोर्ट में दिखता है। आपकी कोई अदर इनकम्स भी है वो भी आपको AIS रिपोर्ट के अंदर देखनी है। तो AIS रिपोर्ट के हिसाब से आपको आपके टैली के डेटा आपको क्या करना है सर, चेक करना है और प्रॉपर मैच करना है। तो इतना अगर आप करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दोगे तो सर ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक और लास्ट में आपको होता है सर डेप्रीशिएशन की एंट्री करनी होती है। अब डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होता है सर, यहाँ पर WDV मेथड्स यूज होता है क्योंकि हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए ओनली फॉर इनकम टैक्स एक्ट ही एप्लीकेबल होता है और इनकम टैक्स एक्ट में WDV से हिसाब से डेप्रीशिएशन चार्ज होता है। तो हमने यहाँ पर सर डेप्रीशिएशन की एंट्री पास की है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री सर इस तरह से होती है। आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर एक बार बता देते हैं ताकि वो भी आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए सर एक ऐसा चार्ट होता है, एक्सेल शीट के अंदर चार्ट होता है जो एवरी ईयर सेम ही होता है। आपको सिर्फ जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उसको ओपनिंग बैलेंसेस में आपको शिफ्ट करना है। तो प्रीवियस ईयर यानी कि 22 मार्च के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे और ये सर हमने उनकी एक बैलेंस शीट बनाई हुई है और ये उनका डेप्रिसिएशन का चार्ट है। ये डेप्रिसिएशन इस तरह से सर डेप्रिसिएशन चार्ट होता है। अब ये ओपनिंग बैलेंस डालिएगा। बिफोर 180 डेज अगर आपने कोई एसेट्स अगर 1 सितंबर से 30 सितंबर के पहले परचेस किए तो सर आपको 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा और 1 अक्टूबर के बाद में अगर आपने परचेस किए तो 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये एक रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से तो ये आपको सर 257 ये तो 6224334 ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और इसकी एंट्री हमने इस तरह से कर दी। तो ये एक लास्ट काम आपको ये भी करके देना है। सर इतना काम अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को करके दे दोगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको ऑडिट रिपोर्ट यानी कि 3CD रिपोर्ट बनाना उसको करना है। तो 3CD रिपोर्ट भी कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे फाइनल करते हैं, एक्सेल के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ डिटेल क्लासेस सर हमारी होती है टीचमेंट ऐप के थ्रू। आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपसे जो कमिट किया था सर वो कमिटमेंट हमने आज फुलफिल कर दिया। हम आगे और भी ऐसे डिटेल्स वीडियो लेकर आने वाले हैं। अभी हमारे सर CMA इंटरमीडिएट के अकाउंट के चैप्टर्स यहाँ पर चल रहे हैं। अभी हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप वो भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो सर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से आप देख लीजिए। कमेंट करके सर जरूर बताइएगा कि सर आपको एक वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो आपको सर प्रॉपर तरीके से समझ में आई या नहीं आई, ये भी आप बताइए। सर हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, हमारे पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंज करना है जिससे आपको समझ में आ जाए, तो ये भी आपका फीडबैक सर आप हमको जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप डेफिनेटली है कि सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो जरूर करोगे और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सर आपकी लिस्ट में बना रहे हो। जैसा ही हम कोई भी एक बेस्ट वीडियो अपलोड करें उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको शो हो जाए और आप उसको देख सकें। अगर आपकी इच्छा है सर सब्सक्राइब करने की तो आप कर लीजिए, सर बेस्ट रहेगा। और अगर आपको लगता है कि सर हमारे दूसरे कलीग्स या दूसरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देखें तो आप उसके ऊपर शेयर बटन भी है, शेयर बटन पर क्लिक कीजिए सर, क्योंकि इतना सब करने के लिए सर कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम शेयर करेंगे तो सर के व्यूज़ बढ़ेंगे, सर को पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, सर ये सिर्फ एक सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद ये है कि सर आपको इस चैनल के माध्यम से वो नॉलेज मिले और नॉलेज में आप सर जो दुआएं दें कि आपका कोई काम हो जाता है, आपको वो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। क्योंकि सर हम इस चैनल पर CMA की क्लासेस लेके आ रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक क्लासेस के लोग 13 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाला है। क्योंकि अगर हमको पैसों की अगर भूख होती तो सर हम ये भी पेड कोर्स कर सकते थे, लेकिन सर हमारी तरफ से आपको बेनिफिट होना चाहिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टीच विथ करण सर के यूट्यूब चैनल और KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिए। और अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स टैक्स कंसल्टेंट कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। तो आज के लिए बस इतना। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम।